तो स्टार्ट करते हैं एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको। जब आप फिजिक्स और केमिस्ट्री की थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं उस वक्त कम से कम इन दोनों के बीच में 15 डेज का गैप जरूर रखना, वरना माइंड में बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है और चीज़ें एक दूसरे में मिक्स हो जाएगी, इसलिए कम से कम 15 डेज का गैप जरूर रखना। तो स्टार्ट करते हैं अपना वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग इम्पोर्टेंट एंड हाई वेटेज वाला टॉपिक थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स दो वर्ड्स से मिलकर बना है, फर्स्ट इज थर्मो एंड सेकेंड इज डायनामिक। थर्मो मीन्स हीट एंड डायनामिक्स मीन्स इन मोशन। एंड टोटल वर्ड मीनिंग क्या हुआ इसका? टोटल वर्ड मीनिंग हुआ हीट इन मोशन, और यहीं से इसकी डेफिनेशन भी बनेगी। हम आगे बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या होती है थर्मोडायनामिक्स की? थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन है कि फिजिकल केमिस्ट्री या साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी को एक दूसरे में चेंज कर सकते हो और उसके बाद हम उनके क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं, तो उसे हमने क्या कह दिया? थर्मोडायनामिक्स कह दिया। इसको समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के जरिए। हमारे पास मान लेते हैं एक कार है, ठीक है, और ये कार के अंदर हमने डाला फ्यूल। फ्यूल क्या होगा? बर्न होगा और क्या प्रोड्यूस होगी हमारे पास? हीट एनर्जी। ऐसा ही तो होता है, पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल जलेगा इंजन के अंदर और इंजन से जलेगा तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और वही हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? उसके काइनेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो मतलब कार के अंदर जो फ्यूल था, फ्यूल ने हमारे पास क्या किया? हीट एनर्जी प्रोड्यूस की, और हीट एनर्जी को डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी में हमने पहले तो चेंज किया। ये स्टडी किस में की जाती है? ये स्टडी थर्मोडायनामिक्स में की जाती है, ठीक है। और ये हीट कितनी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, कितने साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगी और कितने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप कहते हैं। और यही चीज़ें किस में स्टडी की जाती है? थर्मोडायनामिक्स में। और कार के इंजन का माइलेज का पता भी इसी से चलता है। इसी को ध्यान में रखकर कार का इंजन बनाया जाता है कि वो मैक्सिमम फ्यूल को क्या करे? बर्न करे, जिससे मैक्सिमम हीट मिले, और मैक्सिमम हीट मिलेगी तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम बनेगी। आगे हमारे पास टॉपिक आता है थर्मोडायनामिक्स के। हमने वर्ड मीनिंग पढ़ ली, इसकी डेफिनेशन पढ़ ली, इसके बाद अपने पास टॉपिक आता है टर्मिनोलॉजी। देखो, फर्स्ट जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा बेसिक लेक्चर है। इसके बाद धीरे धीरे इसके अंदर मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। तो शुरुआत में बहुत आसान लगेगा चैप्टर, ठीक है, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी बन सकता है अगर इसको प्रॉपरली नहीं पढ़ोगे। नेक्स्ट अपने पास टॉपिक आता है इसमें टर्मिनोलॉजी। थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, उसके बारे में हमको पता होना जरूरी है। शुरू करते हैं सबसे पहले सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम यूनिवर्स का एक ऐसा पार्ट जहाँ पर थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड स्टडी की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। जैसे अभी हमने कार के इंजन की बात की थी या कार की बात की थी, तो कार में क्या था? कार में हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट मतलब साउंड, मतलब काइनेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, ऐसे बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। अगर हम उस कार की स्टडी करें कि कितनी हीट प्रोड्यूस करती है वो कार, कितना काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करती है वो कार, कितनी साउंड एनर्जी है उसके अंदर, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है, तो सिस्टम हो जाएगी हमारे लिए। वो कार क्या हो गई? हमारे लिए सिस्टम हो गई। चलो इसका दूसरा एग्जांपल पढ़ते हैं। अपनी बॉडी की बात करेंगे। हम खाना खाते हैं, खाना खाएंगे हमें एनर्जी मिलेगी, ज़्यादा खाएंगे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, कम खाएंगे कम एनर्जी मिलेगी। तो हमने क्या कहा? हम खाना खा रहे हैं तो हमने खाना मतलब इस हिसाब से खाया कि हमें ज़्यादा एनर्जी मिले, ठीक है। तो वो क्या हो गया? हमारी बॉडी क्या होगी? हम अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा एनर्जी, कम खाएंगे तो कम एनर्जी, ठीक है। तो ये अपने लिए क्या हो गया? बॉडी सिस्टम हो गई, ठीक है। अब
सिस्टम के अलावा यूनिवर्स में जो भी पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? सराउंडिंग कहते हैं। मतलब सिस्टम के अलावा जो भी पार्ट है वो सराउंडिंग हो गया। और सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाला जो एक वॉल होती है वो रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। तो उस वॉल को हम क्या कहते हैं? उस वॉल को हम बाउंड्री कहते हैं। जैसे इससे हम पर समझ सकते हैं कि अपने पास एक सिस्टम है और इसके अलावा यूनिवर्स का जो भी पार्ट बच गया वो क्या हो गया? सराउंडिंग हो गया। सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली हमारे पास क्या हो गई? बाउंड्री हो गई। ठीक है। इसके बाद अपने पास आता है कि अगर ये बाउंड्री रियल है, अगर ये बाउंड्री रियल है तो यूनिवर्स एक्चुअल में तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी चीज़ें? फिर वो यूनिवर्स तीन चीज़ों से मिलकर बना होगा, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। ठीक है। अगर ये इमेजिनरी है तो बाउंड्री यूनिवर्स का पार्ट नहीं होगी, क्योंकि वो हमने इमेजिन किया है, वो एक्चुअल में रियल चीज़ नहीं है। अब आता है रियल बाउंड्री और वर्चुअल बाउंड्री। मतलब इमेजिनरी बाउंड्री का मतलब क्या हुआ? जैसे अपनी बॉडी है, ठीक है, बॉडी को अगर सिस्टम माने, ठीक है, तो अपनी स्किन क्या हो जाएगी? बाउंड्री हो जाएगी। अब मुझे बताओ कि अपनी स्किन जो है वो रियल है कि इमेजिनरी है? किसी के पास इमेजिनरी स्किन तो नहीं है ना, सबके पास रियल स्किन है। तो ये कैसी बाउंड्री हो गई? रियल बाउंड्री। और जब हमें ऐसी कोई बाउंड्री ना मिले किसी सिस्टम में, तो वहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि एक इमेजिनरी बाउंड्री है। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे थोड़ी सी लकड़ियाँ जला ली। अब लकड़ियाँ जलाएंगे तो क्या होगा? हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब वो हीट कुछ दूर तक फैलेगी और उसके बाद उसका इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो जहाँ पर उसका इफेक्ट ख़त्म होता है वहाँ पर हमने एक इमेजिनरी बाउंड्री एज्यूम कर ली। ठीक है। तो ये बाउंड्री क्या हो जाएगी? यहाँ पर इमेजिनरी बाउंड्री। और यहाँ पर क्या हो गई? रियल बाउंड्री। रियल बाउंड्री रिजिड भी हो सकती है, मतलब कठोर भी हो सकती है। रियल बाउंड्री हमारे पास एडियाबेटिक भी हो सकती है। एडियाबेटिक मतलब जो हीट का एक्सचेंज ना करे। ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से अब तक। तो आपको थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी को आपस में इंटरचेंज करते हैं और उसके बाद उनका क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, हीट इन मोशन। इसके तीन टर्म भी हमें याद रखने, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ सिस्टम, एक क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। हम सिस्टम को जनरली तीन टाइप में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट इज और ओपन सिस्टम, सेकंड इज क्लोज सिस्टम एंड थर्ड इज आइसोलेटेड सिस्टम। जनरली कोई भी जो सिस्टम होता है उस सिस्टम से हम स्टार्ट करते हैं। चलो ओपन सिस्टम से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम सराउंडिंग के साथ मैटर और एनर्जी दोनों को एक्सचेंज कर सकता है। एक्सचेंज का मतलब मैटर भी एक्सचेंज कर सकता है कि थोड़ा मैटर सराउंडिंग में भेज दे, सराउंडिंग से थोड़ा सा मैटर ले ले, या फिर एनर्जी का भी एक्सचेंज कर सकता है। एनर्जी का एक्सचेंज का मतलब थोड़ी सी एनर्जी दे दे या थोड़ी सी एनर्जी ले ले। ठीक है। तो सिस्टम सराउंडिंग के साथ, जब कोई सिस्टम सराउंडिंग के साथ मैटर और एनर्जी को एक्सचेंज करता हो तो उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? ओपन सिस्टम कहेंगे। ओपन सिस्टम का बहुत बढ़िया एग्जांपल अपनी बॉडी सराउंडिंग के साथ क्या करती है? एनर्जी का भी एक्सचेंज कर सकती है और मैटर का भी एक्सचेंज कर सकती है। बहुत अच्छे तरीके से जानते हो तुम लोग। तो ये क्या हो गया? ओपन सिस्टम हो गया। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम का मतलब क्या हुआ? क्लोज सिस्टम का मतलब हुआ कि जब कोई मतलब सिस्टम सराउंडिंग के साथ मैटर का एक्सचेंज तो ना कर पाए लेकिन एनर्जी को एक्सचेंज कर पाता हो, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे? क्लोज सिस्टम कहेंगे। मतलब मास तो इसके अंदर हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और एक्सचेंज किस चीज़ क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एनर्जी। मतलब क्लोज सिस्टम में एनर्जी वेरिएबल रहती है और मास कांस्टेंट रहता है। एग्जाम्पल बहुत आसान सा एग्जाम्पल है। आप एक कंटेनर लो, कंटेनर को एक अच्छे से ढक्कन से ढक दो और इसके नीचे क्या लगा दो तुम, मतलब
जला दो कुछ भी, ठीक है। अब इसके अंदर पानी भी लेना था भाई, ठीक है ना, हमने पानी भी ले लिया। अब पानी की अगर बात करें तो पानी, जब ये सिस्टम, ये कंटेनर क्लोज है, एक अच्छे से टाइट ढक्कन से हमने इसको ढक दिया, तो क्या होगा, ये जो वाटर की अमाउंट है इसमें वो तो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद वाटर क्या हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। पानी ने बाहर से, इस सिस्टम ने बाहर से किसका एक्सचेंज किया, मतलब एनर्जी का एक्सचेंज किया। अगर एनर्जी का एक्सचेंज करता है ये, तो हमारे लिए क्या हो गया, एक क्लोज सिस्टम हो गया, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम नाइदर एक्सचेंज मास नॉर एनर्जी, मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी दोनों ही कांस्टेंट रहती हो, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। लेकिन 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 यूनिवर्स में एक आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ हद तक हम किसी सिस्टम को आइसोलेट बना सकते हैं, लेकिन वो हमेशा ही आइडियल बने ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कुछ हद वाले आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास है। देखो जैसे ये थर्मस हो गया, आइस बॉक्स हो गया, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गए, एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गए। थर्मस में आप जब पिकनिक पे जाते हो तो चाय पानी लेकर जाते हो, मतलब चाय उसके अंदर थर्मस में डाल, 4-5 घंटे बाद भी आप उस चाय को पी सकते हो, थोड़ी थोड़ी गर्म रहती है वो। लेकिन अब उसको 10-15 दिन बाद देखोगे तो वो ठंडी हो जाएगी, ठीक है ना। तो मतलब थर्मस एक आइसोलेटेड सिस्टम है, लेकिन 100% नहीं, 100% आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। तो जनरली हमने टाइप ऑफ सिस्टम पढ़ लिया, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट अपने पास आता है इसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टीज ये बहुत बेसिक टॉपिक चल रहा है आज का, ठीक है। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे लिए थोड़ा थोड़ा हार्ड भी होता जाएगा। अगर तुम लोग ध्यान नहीं दोगे तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। वरना ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो थर्मोडायनामिक्स है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सिस्टम। प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज अवर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड सेकंड इज अवर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर मैं इस पेन को तोड़ दूँ तो फिर लिखूंगा किससे, छोड़ो, अगर मैं इस पेन को तोड़ दूँ तो इसके कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी। मैं दो एग्जांपल दे रहा हूँ, मास और टेम्परेचर। इस पेन को तोड़ने पर इसका मास चेंज होगा, लेकिन इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। एक और एग्जांपल पढ़ते हैं। मान लेते हैं आपके पास 100 किलोग्राम वाटर है, ठीक है, एक बाल्टी में पानी, जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसके अंदर आपने 100 किलोग्राम वाटर और डाल दिया, जिसका टेम्परेचर भी कितना है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या दोनों मिलकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बना लेंगे? अरे यस कि नो? नहीं बना पाएंगे। अरे 50 मतलब 50 डिग्री टेम्परेचर वाले पानी में 50 डिग्री टेम्परेचर वाला पानी डाला तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर 100 नहीं होगा। तो मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो सिस्टम के अमाउंट पर डिपेंड करती है। जो अमाउंट पे डिपेंड करती है उन प्रॉपर्टीज़ को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, और जो अमाउंट से इंडिपेंडेंट रहती है ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। अंडरस्टूड व्हाट आई से? समझ में आ गया? ओके ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ेंगे। फर्स्ट इज ओवर इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड सेकंड इज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो इनके बीच में कुछ डिफरेंस भी है, पढ़ते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच इज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ द मैटर known as intensive properties, and second is which depend on the quantity of the matter is called intensive properties, sorry extensive properties.
which depend on quantity of the matter is called extensive properties. Next is our intensive properties are depend on nature of the system. मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज नेचर पे डिपेंड करती है, प्रकृति पे डिपेंड करती है, वो सिस्टम कितनी अमाउंट में इस पे डिपेंड नहीं करती। जैसे डेंसिटी, इसी टाइप से अगर हम बात करें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज नेचर पे डिपेंड नहीं करती, वो केवल और केवल किस पे डिपेंड करती है, क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, अमाउंट पे डिपेंड करती है। इसके एग्जांपल की अगर बात करें, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल की अगर बात करें तो टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलरिटी, अदर इसमें जो कंसंट्रेशन के जो अदर फॉर्म है उन सभी में, या फिर सरफेस टेंशन, प्रेशर, ये सारे की सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद में मास या हीट कैपेसिटी मैं समझा दूंगा आगे हीट कैपेसिटी क्या होती है। अभी आप ध्यान रखना कि हीट कैपेसिटी कैसी प्रॉपर्टीज है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। हीट कैपेसिटी का मतलब होता है किसी सिस्टम के अंदर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट रहती है उसे हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर हीट कैपेसिटी जो होती है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंटरनल एनर्जी का मतलब भी ये हुआ कि सिस्टम के अंदर जो हमारे पास सिस्टम के अंदर जो अमाउंट है, उस अमाउंट की जितनी भी जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। अगर अमाउंट ज़्यादा होगा तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। अमाउंट कम होगा तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो ये हमारे पास कैसी प्रॉपर्टी हो गई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। अगला अपने पास टॉपिक आता है एंट्रोपी। एंट्रोपी इज द नथिंग बट रेंडमनेस ऑफ द सिस्टम। एंट्रोपी किसी सिस्टम की रेंडमनेस होती है, अव्यवस्था होती है। सिस्टम में जितने भी जो मॉलिक्यूल है उनकी अव्यवस्था को हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। एक छोटी सी चीज़, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे किसी सिस्टम में उतनी ही ज़्यादा उसमें रैंडमनेस रहेगी, अव्यवस्था उतनी ही ज़्यादा रहती है। ठीक है। एंथैल्पी, इसको हम अभी आगे थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। वॉल्यूम, मास, फोर्स, दीज आर ऑल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसके बाद एक छोटा सा स्टार पॉइंट है कि अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को आपस में तुम डिवाइड करते हो तो जो बनने वाली प्रॉपर्टी होती है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा कुछ मोलर प्रॉपर्टीज भी होती है। मोलर प्रॉपर्टीज होती है। मोलर प्रॉपर्टीज मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। वो मोलर प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। इसके अलावा कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो पर मोल, पर ग्राम या फिर पर वॉल्यूम में डिफाइन की जा सकती हो, वो सारी की सारी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। पर ग्राम, पर वॉल्यूम। अपने पास टॉपिक आता है स्टेट ऑफ दिस सिस्टम। स्टेट ऑफ द सिस्टम का मतलब क्या हुआ, स्टेट ऑफ द सिस्टम का मतलब हुआ सिस्टम की स्थिति से, सिस्टम की कंडीशन से। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, मान लेते हैं आपके पास एक सिस्टम है। सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक सिलेंड्रिकल सिस्टम आना चाहिए हमारे सामने, और ये सिलेंड्रिकल सिस्टम पर एक पिस्टन लगा रहता है जो फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस का मतलब फ्रिक्शनलेस और वेटलेस है। इसका मतलब ये आसानी से ऊपर भी जा सकता है और ये आसानी से नीचे भी आ सकता है, और इसका वेट बिल्कुल जीरो है। इसका जो मास है वो नेग्लिजिबल है। तो ये ऐसा हमारे पास एक सिस्टम रहेगा। इस सिस्टम के अंदर हमारे पास गैस भरी हुई, मान लेते हैं सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या एक गैस है, और इस सिस्टम का टेम्परेचर T1 है, इसका प्रेशर P1 है और इसका वॉल्यूम V1 है। तो एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर जो उसका कंडीशन का मतलब उसके अंदर टेम्परेचर क्या है, उसका प्रेशर क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, यही उसकी कंडीशन हो गई। ठीक है। उसके अंदर मोल कितने हैं, गैस के मोल कितने हैं, तो ये इसकी क्या हो गई, कंडीशन हो गई। इसी कंडीशन को अगर हम थोड़ा सा चेंज करें, इन कंडीशन को चेंज करें, इसका टेम्परेचर चेंज कर दे, इसका प्रेशर चेंज कर दे, इसका वॉल्यूम चेंज कर दे, तो हमारे पास सिस्टम की एक नई कंडीशन आ सकती है। सिस्टम की नई कंडीशन में मान लेते हैं टेम्परेचर T1 है, प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, सॉरी P2, V2, T2, ऐसे हमारे पास टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम आ गए।
हमने क्या किया, हमारे पास एक सिस्टम था जिसकी इनिशियल कंडीशन हमारे पास दे रखी है, हमने इसमें कुछ चेंजमेंट किया, ये हमारे पास क्या आ गई, फाइनल कंडीशन। यही इसकी क्या होती है, यही इसकी स्टेट होती है। स्टेट ऑफ द सिस्टम इज नथिंग बट इट इज द कंडीशन ऑफ द सिस्टम before and after any process, and this condition is defined by some variables, just like temperature, pressure and volume and moles। ये इसकी क्या हो गई, ये वेरिएबल्स है जिसकी वजह से हमने इसकी कंडीशन को डिफाइन किया था। ठीक है, हमें पता है स्टेट ऑफ द सिस्टम में हमारे पास एक तो इनिशियल स्टेट थी जिसके अंदर डिफाइन वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर था। फिर हमने इसमें एक चेंजमेंट किया। ठीक है, चेंजमेंट करने के बाद हमारे पास इसकी नेक्स्ट कंडीशन आ गई, फाइनल कंडीशन आ गई। ठीक है, अब हमने किसी भी सिस्टम की कंडीशन को चेंज करने के लिए जो पाथ हमने सिलेक्ट किया था उस पाथ को हम क्या कहते हैं, इस पाथ को हम कहते हैं प्रोसेस। अंडरस्टूड व्हाट आई से? किसी सिस्टम की कंडीशन को चेंज करने के लिए जो पाथ या जो ऑपरेशन सिलेक्ट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस। थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस का मतलब क्या होता है, व्हेन ए सिस्टम चेंज फ्रॉम वन स्टेट मीन्स कंडीशन, इनिशियल कंडीशन टू अनदर कंडीशन, द पाथ और ऑपरेशन इज कॉल्ड प्रोसेस अपने पास आती है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे पूरी प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में पूरी प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इफ एनी प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज known as isothermal process and we know that, हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा होगा। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ V। P जो होता है, प्रेशर जो होता है, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब आइसोथर्मल जो प्रोसेस होती है वो बॉयल्स लॉ को फॉलो करती है। समझ में आ गई मेरी बात? इसके बाद हम आगे पीवी ग्राफ भी खींचेंगे जिसके अनुसार हमें आइसोथर्मल प्रोसेस का पता चलेगा, लेकिन अभी हम आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसके बाद अपने पास एक क्वेश्चन दे रखा है, आइसोथर्मल प्रोसेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस, फाइंड आइसोथर्मल प्रोसेस इन फॉलोइंग ग्राफ, फॉलोइंग कर्व। हमारे पास 3 कर्व दे रखे हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और बताना है कि इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों में से कौन सी आइसोथर्मल प्रोसेस है और अगर कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है तो क्यों है, अगर इनमें से कोई सी आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है तो वो क्यों नहीं है, इसका आंसर हम ढूंढते हैं। हमें पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में पूरी प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो हम देखते हैं पहली प्रोसेस में, क्या पहली प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट आ रहा है। यहाँ से हम चले 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 चले, जैसे ही हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, धीरे धीरे जैसे हम जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। देखो यहाँ ये टेम्परेचर जो वाई एक्स है उस पर मैंने टेम्परेचर लिया, तो आप देखो अगर हम थोड़ा थोड़ा इधर चलें तो हमारा जो टेम्परेचर है वो लगातार चेंज होता जा रहा है, लेकिन लास्ट फाइनल कंडीशन पर जैसे ही हम पहुंचते हैं वहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर वापस वही आता है जो इनिशियल कंडीशन में था। लेकिन क्या जब फाइनल से इनिशियल या इनिशियल से फाइनल कंडीशन में हम जब जा रहे थे उस वक्त पूरी प्रोसेस के दौरान क्या टेम्परेचर कांस्टेंट रहा? नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहा, वो वेरिएबल था, वो चेंजेबल था। नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं सेकंड फेज की। सेकंड कंडीशन की अगर बात करें तो सेकंड कंडीशन में जब हम फर्स्ट से सेकंड की तरफ मतलब इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन की तरफ जाते हैं तो उस वक्त
बीच में कहीं भी ऐसा कोई हमारे पास इसमें ग्राफ नहीं दे रखा जिसमें टेम्परेचर चेंज होता हो। तो हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या हो गई, सेकंड कंडीशन हमारे पास आइसोथर्मल हो गई। और थर्ड कंडीशन फिर से फर्स्ट जैसी हो गई, ये भी मतलब ये भी आइसोथर्मल कंडीशन नहीं है, ये भी आइसोथर्मल कंडीशन नहीं है, केवल यही एक आइसोथर्मल कंडीशन है। अब हम बात करते हैं कि तीनों कंडीशन की अगर हम बात करें तो तीनों में हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो, क्योंकि इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन सेम है। टेम्परेचर की इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन तीनों में सेम है, तो तीनों में डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी जीरो होता है और जो आइसोथर्मल नहीं है उसमें भी डेल्टा टी जीरो होता है। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है, क्या डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो आइसोथर्मल प्रोसेस का एक क्राइटेरिया है? नहीं। डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो आइसोथर्मल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसमें हमेशा डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट इसके बाद अपने पास आता है इसमें एक क्वेश्चन और दे रखा है, इफ एनी प्रोसेस हैव डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो देन इट मस्ट बी आइसोथर्मल, इट मे बी आइसोथर्मल, इट ऑलवेज आइसोबैरिक, नन ऑफ दिस, इट मे बी आइसोथर्मल, या आइसोथर्मल हो सकती है। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कि 100% आइसोथर्मल प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, कोई मतलब केवल वही प्रोसेस आइसोथर्मल हो सकती है जो बहुत ही धीरे धीरे कंप्लीट होती हो। ठीक है, हम इसको आगे रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना, कंप्लीटली आइसोथर्मल प्रोसेस इज नेवर पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट अपने पास टॉपिक आता है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होती है? आइसोबारिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस जिसमें पूरी प्रोसेस के दौरान प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता हो उसे आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। अगर हम बात करें गैस लो की, तो किस गैस लो में आइसोबारिक प्रोसेस दे रखी है हमें पता है चार्ल्स लो जो है उसमें V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T रहता है एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब चार्ल्स लो आइसोबारिक प्रोसेस को फुलफिल करता है। यहाँ पर हम बता सकते हैं कि चार्ल्स लो अगर आइसोबारिक प्रोसेस को फुलफिल करता है तो हम एक ग्राफ खींचेंगे, उस ग्राफ के जरिए हम बताएंगे कि ये आइसोबारिक प्रोसेस है या नहीं। हमें पता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या रहता है, T रहता है एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर V और T में अगर हम एक ग्राफ खींचे, V और T में अगर हम एक ग्राफ खींचे तो ये ग्राफ अगर लीनियर ग्राफ आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक आइसोबारिक प्रोसेस है। आपको क्वेश्चन दे रखा होगा कि आपको एक वीटी ग्राफ दे दे और वो लीनियर ग्राफ दे दे बिल्कुल, और पूछ ले कि इनमें से आइसोबारिक प्रोसेस कौन सी है, तो आप बिल्कुल वही ग्राफ सेलेक्ट करना जिसमें स्ट्रेट लाइन दे रखी हो। इसके बाद अपने पास आता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती है जिसमें डीवी और डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो होता है। इसके बाद हमारे पास ये आइसोकोरिक प्रोसेस कौन से लॉ को फॉलो करती है, कौन से गैस लॉ को फॉलो करती है, ये गे-लुसाक लॉ को फॉलो करती है। गे-लुसाक लॉ क्या कहता है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T, यानी प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर क्या होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के रहता है। तो यहाँ पर हमारे पास P और T के बीच में अगर हम ग्राफ खींचे, P और T के बीच में ग्राफ खींचे तो वो ग्राफ कैसा आएगा, हमारे पास लीनियर ग्राफ आएगा, और लीनियर ग्राफ की जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, वो रिप्रेजेंट करेगी हमारे पास किसको, ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगी। और ये ग्राफ कौन सी प्रोसेस का है, अगर ये ग्राफ हम बात करें तो आइसोकोरिक। स्टार्ट करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होता हो। ठीक है, नेट हीट एक्सचेंज विल बी जीरो, इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस। In adiabatic process dq value it's also zero. नेक्स्ट, अगर हीट कांस्टेंट है मतलब हीट एक्सचेंज नहीं हो रही
इसका मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो सकता है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है इसके अंदर, अपने पास पीवी कर्व हम इसके अंदर बनाते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम कर्व बनाते हैं पीवी ग्राफ के अंदर। तो ये बहुत इजी है, हम जानते हैं कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस वी नो दैट पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वी के, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वी के फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वी के एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर हम पी और वी का ग्राफ खींचे तो पी और वी का ग्राफ हमारे पास कुछ पैराबोला ग्राफ इस प्रकार से आएगा। ये किस प्रकार के प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस होती है। अगर हम एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें जिसको हम आगे पढ़ेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ये जो ग्राफ होता है इसकी स्लोप थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए भी ग्राफ बिल्कुल कुछ इसी टाइप से आएगा, लेकिन उसकी स्लोप आइसोथर्मल से क्या होगी, ज़्यादा होती है एडियाबेटिक प्रोसेस। अगर इसी के अंदर हम आइसोबारिक प्रोसेस को बनाएं, इसी ग्राफ में आइसोबारिक प्रोसेस को बनाएं, तो आइसोबारिक प्रोसेस हम जानते हैं कि पूरी प्रोसेस के दौरान प्रेशर क्या रहता है, पूरी प्रोसेस के दौरान प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो हमारे पास पीवी कर्व में आइसोबारिक प्रोसेस कुछ इस प्रकार की बनती है। ये क्या हो गया अपने पास, आइसोबारिक प्रोसेस। और इसी के अंदर अगर आइसोकोरिक प्रोसेस बनाए तो आइसोकोरिक प्रोसेस हम जानते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या होता है, वी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो हम इसके अंदर एक कांस्टेंट वी का ग्राफ भी बना देते हैं। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट वी का ग्राफ हो गया। तो हमारे पास आइसोबारिक, आइसोकोरिक और एडियाबेटिक, आइसोथर्मल सारे ग्राफ हमने एक जगह ही इसके अंदर बना दिया। और ये ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया शायद। हम बात करते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक मतलब आभासी रूप से रुकी हुई प्रोसेस। इसका मतलब ये हो कि कोई ऐसी प्रोसेस जिसको देखने पर ऐसा लगे कि वो रुकी हुई है, लेकिन वो बहुत ही धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही है। इस प्रकार की प्रोसेस को हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। द प्रोसेस विच ऑकर वेरी स्लोली, इनफाइनाइट स्लोली प्रोसेस इज कॉल्ड क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। देखने में स्टैटिक लगे, कैसी प्रोसेस, जो देखने में स्टैटिक लगे लेकिन चल रही हो, कितना धीरे होगी वो प्रोसेस खुद इमेजिन कर सकते हो। तो ऐसी प्रोसेस को हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। और इसी को आगे हम रिवर्सिबल प्रोसेस भी कहेंगे। अपना फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम